गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे कि जो नए ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम में क्या प्रावधान है। ठीक है, जो WHO है ने असली पैसे वाले खेलों के बारे में क्या कहा है, यानी कि WHO का व्यू क्या है इसमें। इसमें दूसरा सवाल होगा कि ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग क्षेत्र ऑनलाइन जैसे पैसे वाले खेलों से कैसे भिन्न है, तो उससे कैसे अलग है। ऑनलाइन पैसे वाले खेलों में शामिल होने के संबंध में अधिनियम में क्या क्या दंड निर्धारित हैं। ठीक है, क्या सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है। इसमें यह भी सवाल होगा क्या सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है या नहीं। आगे चलते हैं, ये इसका सार है। पहले एसेंस दे देता हूँ। ठीक है, अधिनियम में ऑनलाइन गेम्स के लिए 3 श्रेणियों का प्रस्ताव दिया गया है, जैसे ई स्पोर्ट्स, सोशल गेमिंग और रियल मनी गेम्स। ठीक है, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या होगा, ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना है। ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना है, लेकिन ये सभी प्रकार के जो रियल मनी गेम्स हैं, ठीक है, RMG हैं, जो रियल मनी गेम्स हैं, उन पे विज्ञान प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है। यानी कि ये ई स्पोर्ट्स को अलाउ करता है, सोशल गेमिंग को अलाउ करता है, लेकिन ये रियल मनी जो गेम्स हैं उसको ये प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है। ठीक है, दूसरा है कि ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश करना या इसके लिए धन का लेन देन या प्राधिकरण करना 3 साल तक की कैद, यानी 3 साल तक की कैद हो सकती है, 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है। ठीक है, तीसरा क्या है, संविधान की 7वीं अनुसूची यानी कि 7 शेड्यूल में राज्य सूची की प्रविष्टि 34 और 62 में सट्टेबाजी और जुए के विनियम और कराधान को राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। यानी कि जो ये सोशल गेमिंग्स, रियल मनी गेम्स, ये जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा कहानी देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। 20 अगस्त को लोकसभा ने 7 मिनट की चर्चा के बाद 7 मिनट की चर्चा के बाद ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 पारित किया। अगले दिन राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया और 22 अगस्त को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह विधेयक कानून बन गया, लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ है जब तक कि सरकार गजट में नोटिफाई न करे। ठीक है, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि रियल मनी गेम्स होते हैं, जिनको RMG शॉर्ट में कहा जाता है, के कारण भारतीयों को हर साल लगभग 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है हर साल। रियल मनी गेम्स जैसे ड्रीम 11 हो गया, ऐसे गेम्स। ठीक है, फिर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने RMG, ठीक है, यानी कि रियल मनी गेम्स को बाध्यकारी व्यवहार, मनोवैज्ञानिक संकट, आर्थिक तंगी और पारिवारिक जीवन में व्यापक व्यवधान से जोड़ा है। उन्होंने कई कारण बताए हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक संकट होता है, आर्थिक तंगी आती है, बाध्यकारी व्यवहार होता है, पारिवारिक जीवन में व्यापक व्यवधान आता है। ठीक है, इन खतरों को दर्शाते हुए पिछले 31 महीनों में कर्नाटक में ऑनलाइन गेमिंग की लत के कारण आत्महत्या के 32 मामले सामने आए हैं। ऑनलाइन गेमिंग के मामले में कर्नाटक में 32 आत्महत्या के मामले आए हैं। रियल मनी गेम्स उद्योग का कहना है कि इस प्रतिबंध से 400 से अधिक कंपनियों में 2 लाख से ज़्यादा नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। यानी लगभग 400 कंपनियों के बंद होने का अनुमान लगाया गया है, तथा 2 लाख नौकरी जाने का खतरा है, क्योंकि इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑनलाइन गेम के खंड 3, ठीक है, कि 3 खंड कौन से हैं। उसमें ऑनलाइन जो गेम है उसके 3 खंड है, उसके कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। अधिनियम में ऑनलाइन गेम्स के लिए 3 श्रेणियों का प्रस्ताव दिया गया है, यानी कि ई स्पोर्ट्स, सोशल गेमिंग और RMG यानी कि रियल मनी गेम्स। इस अधिनियम का उद्देश्य ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना है, लेकिन यह सभी प्रकार के RMG यानी कि रियल मनी गेम्स और उनके विज्ञापन प्रतिबंध लगाने का भी प्रयास करता है। अधिनियम ऑनलाइन मनी गेम्स को एक ऑनलाइन गेम के रूप में परिभाषित करता है। ऑनलाइन गेम्स अधिनियम मनी गेम्स को क्या है, ऑनलाइन गेम है, चाहे वह कौशल, संयोग या दोनों पर आधारित हो, कौशल हो, लक हो या दोनों पर आधारित हो, और शुल्क भुगतान के बाद वह धन या अन्य दाम जैसे जिसमें क्रेडिट, सिक्के, टोकन, आभासी धन आदि शामिल हो सकते हैं, जिन्हें धन में बदला जा सकता है। ठीक है, जीतने की उम्मीद के साथ खेला जाता है। इस परिभाषा के तहत पोकर, ठीक है, पोकर, रम्मी, फैंटेसी क्रिकेट और लूडो जैसी लोकप्रिय खेलों के प्रकारों को RMG यानी कि रियल मनी गेम्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स का प्रतिनिधित्व रणबीर कपूर, ठीक है, रणबीर कपूर और आमिर खान, ड्रीम 11, MS धोनी, बिंजो, ऋतिक रोशन, रमेश सर्कल, सौरभ गांगुली, माई 11 सर्कल जैसे मशहूर हस्तियों द्वारा किया जाता है। ये सारे नाम हैं जो उनको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
ई स्पोर्ट्स जो है, ठीक है, ई स्पोर्ट्स के संबंध में अधिनियम उन्हें ऐसे खेलों के रूप में परिभाषित करता है जो राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025, यानी कि अब क्या है, अब ई स्पोर्ट्स के बारे में बता रहा है। अधिनियम उन्हें ऐसे खेलों के रूप में परिभाषित करता है जो राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत मान्यता प्राप्त है और प्रस्तावित विनियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है। इसमें प्रदर्शन आधारित पुरस्कार राशि के साथ साथ पंजीकरण या भागीदारी शुल्क का भुगतान भी शामिल हो सकता है। उदाहरण के लिए ग्रैंड थेफ्ट ऑटो और कॉल ऑफ ड्यूटी, ये क्या है, ई स्पोर्ट्स है, यानी कि आप कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स को खेल सकते हैं, आप पबजी खेल सकते हैं, लेकिन आप माई लेवल सर्कल, ड्रीम 11 ये सब चीज़ें नहीं खेल सकते। हालांकि सोशल गेमिंग की कोई कानूनी परिभाषा नहीं है, लेकिन इसे ऑनलाइन गेम्स की व्यापक श्रेणी में शामिल किया गया है, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल डिवाइस पर खेले जाने वाले इंटरनेट के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर के रूप में संचालित होने वाले गेम्स के रूप में परिभाषित किया गया है। इस विधेयक की धारा 4 के तहत सरकार मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए ऑनलाइन सोशल गेम्स के विकास और उपलब्धता को सुगम बना सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस विनियमन के बारे में क्या कहा गया है, यानी कि इसमें विनियमन का मतलब होता है रेगुलेशन, ठीक है, रेगुलेशन, ठीक। ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश करना, इसके लिए धन का लेन देन या प्राधिकरण करना, 3 साल तक की कैद, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों दंडनीय होगा। गैर कानूनी विज्ञापन पर 2 साल तक की कैद, 50 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। ठीक है, भारतीय नागरिक संहिता यानी कि BNSS 2023 के तहत अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे, यानी कि जमानत नहीं दी जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल यानी कि CERT इन जो है को उन ऐसे ऐप्स को ब्लॉक या अक्षम करने का काम सौंपा जाएगा, यानी ब्लॉक करने का काम किसको सौंपा जाएगा, CERT को, जो भारत में प्रतिबंधित मनी गेमिंग सेवाएं प्रदान करना जारी रखते हैं और यदि आवश्यक हो तो यह मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म के अपतटीय ऑपरेटरों को लाने के लिए इंटरपोल की मदद ले सकता है, यानी कि CERT जो है इंटरपोल जो कि इंटरनेशनल है उसकी मदद ले सकता है। ID मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बयान में यह स्पष्ट किया कि खिलाड़ियों के लिए कोई दंडात्मक कार्यवाही संहिताबद्ध नहीं की गई है, यानी जो खेलने वाले हैं उनके लिए कोई दंडात्मक कार्यवाही संहिताबद्ध अभी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह अधिनियम केंद्र सरकार को ऑनलाइन गेम्स को मान्यता देने, वर्गीकृत करने और पंजीकृत करने के लिए एक नियामक प्राधिकरण को सूचित करने और गठित करने का अधिकार देता है। 2023 में IT मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी जो संशोधन नियम 2021 में संशोधन किया, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग फर्मों को मध्यस्थों के समान माना गया। ठीक है, संशोधित नियमों में सरकारी निगरानी के साथ स्व नियमित निकाय प्रणाली की परिकल्पना की गई थी। ऑनलाइन गेमिंग फर्म, ठीक है, ये इसके बारे में बताता है कि जैसे माता पिता की पहुंच नियंत्रण के उपायों के माध्यम से बच्चों की सुरक्षा के उपायों को बनाए रखना आवश्यक था। नए अधिनियम में नाबालिगों को ऑनलाइन गेम्स या ई स्पोर्ट्स खेलने से रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें देश में ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत की संचित निधि के बजट आवंटन का भी प्रावधान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सरकार ने अधिनियम क्यों लाया है। श्री वैष्णव ने कहा है कि अधिनियम उन उपयोगकर्ताओं की शिकायतों का जवाब है जिन्होंने ऑनलाइन मनी गेम्स में हजारों करोड़ रुपए गंवा दिए और यह कोई अचानक लिया गया कदम नहीं था। जिन्होंने कहा है कि इस बात के अकाट प्रमाण मौजूद है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के एल्गोरिदम किसी भी उपयोगकर्ता को लंबे समय में शुद्ध विजेता बनाने की अनुमति नहीं देते। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। एक संसदीय पैनल रिपोर्ट 2023 में कहा गया है कि गेमिंग पोर्टल आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए एजेंट बन गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2022 की वित्तीय खुफिया रिपोर्ट में बताया गया कि ऑनलाइन गेमिंग फर्मों ने 2000 करोड़ रुपए की कर चोरी की है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय के थिंक टैंक ने पाया है कि सोनी ऐप, जो ये ऐप है FIEDBIN, ने भारतीय उपयोगकर्ताओं को 400 करोड़ रुपए का चूना लगाया है और ED की जांच में म्यूल अकाउंट और क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के इस्तेमाल के सबूत मिले हैं। एक अन्य रिपोर्ट में सरकार ने कहा है कि गेमिंग कंपनियां यानी कि 30,000 करोड़ रुपए की GST कर चोरी में शामिल थी, यानी कि ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ों में शामिल हैं, कर चोरी जैसी चीज़ों में शामिल है। ठीक है, वर्तमान अधिनियम कहता है कि गेमिंग कंपनियों का अनियंत्रित विस्तार वित्तीय धोखाधड़ी, धन शोधन, कर चोरी और कई अन्य गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। जिसमें यह भी कहा गया है कि गेमिंग कंपनियां उपयोगकर्ताओं की सहभागिता में हेरफेर करने के लिए डिजाइन किए गए अपारदर्शी एल्गोरिदम पर निर्भर करती हैं और गेम्स का संचालन बॉट्स या अज्ञात एजेंटों द्वारा भी किया जाता है।
ठीक है, जो निष्पक्षता और पारदर्शिता को कमजोर करते हैं। इसके अतिरिक्त अधिनियम कहता है कि गेमिंग कंपनियां घरेलू कानूनों को दरकिनार करते हुए राज्य स्तरीय कानूनों नियमों को कमजोर करते हुए और अतिरिक्त क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार और अंतर्राज्यीय विसंगतियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रवर्तन चुनौतियां पेश करते हुए अपतटीय क्षेत्राधिकारों से संचालित होती हैं। हालांकि अधिनियम एक मजबूत कानूनी ढांचा स्थापित करने का प्रस्ताव करता है, लेकिन अधिनियम की विषय वस्तु में यह बात परिलक्षित नहीं होती है। गेमिंग कंपनी अभी भी VPN यानी कि जो आपने देखा होगा VPN का प्रयोग करते हैं। VPN से एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चलता कि कौन सा देश में यूज हो रहा है, ठीक है। नगद खेल या अन्य तंत्र के माध्यम से प्रतिबंधों को दरकिनार कर सकती है। आगे चलते हैं कि अदालतों ने क्या कहा है इस संबंध में, ठीक है। अदालतों ने क्या कहा है? संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के प्रविष्टि 34 और 34 और 62 सट्टेबाजी और जुए के नियमन और कराधान को राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में रखती हैं, ठीक है। ये तो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, हमने पहले ही बताया था आपको। और विभिन्न राज्य सरकारों ने पहले ही नियामक कार्यवाही की है। 2017 में तेलंगाना कौशल आधारित खेलों सहित सभी प्रकार के ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बना। 2020 में आंध्र प्रदेश ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगा दिया और 2022 में तमिलनाडु ने रमी और पोकर जैसे खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तमिलनाडु जैसे राज्य पहले ही इस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। 2023 में भारत सरकार ने कैसीनो और घुड़दौड़ के साथ ऑनलाइन गेमिंग के लिए GST ब्रैकेट को पुनर्वर्गीकृत किया। उन्होंने लॉटरी और सट्टेबाजी के समान ब्रैकेट में रखा। अक्टूबर 2023 में इसने प्लेटफॉर्म कमीशन के बजाय पूरे प्रवेश शुल्क जमा पर एक समान 28% GST लगाया। गेमिंग फर्मों ने इस कदम का विरोध किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जारी नोटिस पर रोक लगा दी। फंतासी खेल, पोकर, रमी जैसे कौशल के खेल या जुए के रूप में माना जाना चाहिए, या जो रियल मनी गेम्स हैं तो उनके लिए पूर्व व्यापी कर पर शीर्ष अदालत के फैसले का इंतजार है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार है कि वो इस मामले में क्या कहती है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रमी और फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे खेलों में काफ़ी कौशल की ज़रूरत होती है और उन्हें जुए के बराबर नहीं माना जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। यह अधिनियम कौशल और भाग्य मतलब लक खेलों के बीच अंतर नहीं करता, जिससे अधिनियम के सर्वोच्च को कहना है कि यह इस स्पष्ट अंतर को मिटा देता है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन करता है। इसमें क्या है, आप पैसे कमाने वाला जो अधिकार है हमारा, ठीक है, उल्लंघन करता है, जो व्यापार और व्यवसाय के अधिकार की गारंटी देता है। अगर इस मामले को चुनौती दी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट गेमिंग उद्योग को अंतरिम राहत देकर बचाने के लिए कदम उठा सकता है। यह सरकार को नोटिस जारी करके ऐसे कानून के पीछे का औचित्य समझा सकता है, ठीक है। धन्यवाद। ये इशू पूरा हुआ ऑनलाइन गेमिंग